तीनों काफी देर तक महल में भटकते रहे, पर वहां उनके हाथ कोई ऐसा सूत्र न लगा जो खजाने की खोज में सहायक होता। पर उन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी। क्या यहाँ कोई स्थान हमारे देखने से शेष तो नहीं रह गया? महल के पूरी तरह निरीक्षण करने के बाद विजय ने पूछा। अरे हाँ, किले का कैद खाना तो देखना रह गया। याद आने पर सहसा सुनीता बोली। कैद खाना? वो किधर है? विजय ने उत्सुकता से पूछा। उधर। सुनीता ने महल से दूर पेड़ों के एक झुरमुट की ओर इशारा करते हुए कहा। तीनों उस ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर विजय ने पाया कि वो पत्थरों की बनी एक इमारत थी जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसका लोहे से बना मुख्य दरवाजा जंग लगने के कारण जर्जर हालत में था। उसके साथ लगती दीवार भी जगह जगह से ढह चुकी थी। द्वार से होकर कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें वहां लाल पत्थरों से बना एक संकरा गलियारा नजर आया। गलियारा पार करके वे एक हॉल में जा पहुंचे, जिसकी एक दीवार से अनेक छोटी छोटी कोठरियां जुड़ी थी। वहां पर हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अगर हम एक टॉर्च साथ लाए होते तो अच्छा रहता, सुनीता वहां छाए अंधेरे को इंगित करते हुए बोली। फिर वो एक कोठरी की तरफ बढ़ी। विजय और अजय भी प्रत्येक कोठरी में जाकर उनका निरीक्षण करने लगे। हर कोठरी में कैदियों के सोने के लिए पत्थरों का एक चबूतरा बना था। एक छोटे से छेद से होकर प्रकाश उन तंग कोठरियों में आ रहा था। दीवारों पर लगे हुकों से लोहे की बेड़ियां लटक रही थी। उन बेड़ियों में जंग लग चुका था। कोठरियों में सीलन की तीव्र गंध फैली थी। उस घुटन भरे वातावरण में अधिक देर तक रहना मुश्किल था। बच्चों ने जल्दी जल्दी हर कोठरी पर निगाह डाली और बाहर निकल आए। वैसे भी उन्हें वहां कुछ अजीब नजर ना आया। ओह, अब जान में जान आई। बाहर आकर सुनीता गहरी गहरी सांस भरते हुए बोली। पता नहीं ऐसे घुटन में कैदी कैसे रहते होंगे। अजय सहानुभूति व्यक्त करता हुआ बोला। विजय कुछ ना बोला। उसकी निगाहें कुछ दूर पेड़ों के बीच से झांकते हुए कुएं-नुमा गोल चबूतरे जैसे स्थान पर टिकी थी। वो क्या है? उसने कौतूहल से पूछा। वो तो एक पुरानी बावड़ी है। इसी से महल में कभी पानी की आपूर्ति की जाती थी, सुनीता ने उधर देखकर बताया। सुनकर विजय उत्साहित हो उठा। वो तेजी से उस ओर लपका। वहां पहुंचकर उसने पाया कि वहां पत्थरों से निर्मित एक विशाल बावड़ी थी। उसने एक कोने से झांक कर देखा। बावड़ी काफी गहरी थी। उसका तल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वहां हल्का अंधकार छाया था। नीचे उतरने के लिए उसमें दीवार की गोलाई के साथ साथ सीढ़ियां बनी दिखाई दे रही थी। विजय सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। अजय और सुनीता उसके पीछे थे। सीढ़ियां ठोस पत्थरों की बनी थी और उन पर काई जमी हुई थी। इस वजह से उन पर चलना मुश्किल हो रहा था, पर वे संभल कर उतरते गए और ऐसी सीढ़ी तक जा पहुंचे जिसके बाद की सीढ़ियां पानी में डूबी हुई थी। उसके आगे जाना संभव ना था। वे रुक गए। बावड़ी की दीवारों पर सर्वत्र झाड़ झंकार और बेलें लटक रही थी। विजय उन बेलों को इधर उधर सरका कर बावड़ी की दीवार को आंखें फाड़ कर देखने लगा। क्या तुम इन दीवारों में लक्ष्मी की मूर्ति ढूंढ रहे हो? सुनीता ने पूछा। हाँ, विजय ने संक्षिप्त उत्तर दिया। यहाँ पर खोज बेकार है। उस बावड़ी का पानी अनेकों बार निकालकर इसे खाली किया जा चुका है। यहां से कुछ नहीं निकला, सुनीता ने जानकारी दी। सुनकर विजय का चेहरा बुझ गया। वो कुछ क्षण तक बावड़ी के शांत हरे जल को देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़ता हुआ निराशा से ऊपर की ओर लौट पड़ा। कुछ देर तक पेड़ों की छांव में आराम करने के बाद बच्चों ने पुनः महल और किले के आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया, पर उन्हें कोई नई बात ज्ञात ना हो सकी। दोपहर ढलते ढलते वे वापस घर की ओर लौट गए। भोजन करके अजय और सुनीता शतरंज खेलने में मशगूल हो गए। विजय चुपचाप अपने कमरे में लेट गया और सोच विचार करने लगा। तरह तरह के विचारों के बीच ना जाने कब उसकी आंख लग गई। शाम को जब वो सोकर उठा तो उसका सिर भारी था। वो ताजी हवा खाने बाहर जाना चाहता था।
आंगन में अजय और सुनीता अब भी शतरंज खेल रहे थे। उनकी बाजी बहुत जटिल स्थिति में पहुंच चुकी थी। वो उनके खेल में विघ्न नहीं डालना चाहता था, अतः अकेले ही बाहर की ओर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हो? सहसा पीछे से अजय ने पुकारा। यहीं सामने टीले पर, विजय ने चलते चलते उत्तर दिया। खाने के समय से पहले लौट आना, सुनीता ने याद दिलाया। विजय टीले पर जाकर बैठ गया। वहां चल रही शीतल हवा से उसका सिर दर्द गायब हो गया। वह इधर उधर के नज़ारे देखने लगा। दूर सामने की पहाड़ी पर उसे रोशनी जलती नजर आई। वो क्या है? वो सोच में पड़ गया। अरे विजय बाबू, आप यहाँ? सहसा जगजीत ने आकर उसका ध्यान भंग किया। लगता है आपको ये टीला बहुत पसंद आया है, जो सुबह शाम यही विराजमान दिखते हो। कहते हुए जगजीत उसके करीब ही बैठ गया। वो उस पहाड़ी पर रोशनी कैसी है? विजय ने उसकी बातों का जवाब ना देते हुए प्रश्न किया। अरे आप उनसे मिले नहीं? आज तो आप लोग उस और ही गए थे। जगजीत आश्चर्य से बोला। किनसे? विजय ने असमंजस से पूछा। सामने पहाड़ी पर प्रोफेसर लक्ष्मण भार्गव अपने दो सहायकों के साथ रहते हैं। ये रोशनियां उनके तंबुओं से आ रही है। जगजीत ने बताया। वे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? विजय ने जिज्ञासा से पूछा। वे लोग राजा कनकपाल व उनके किले पर शोध कर रहे हैं। जगजीत ने नई जानकारी दी। राजा कनकपाल पर शोध? विजय ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वे लोग काफ़ी लंबे अरसे से राजा कनकपाल पर शोध कार्य कर रहे हैं। वो बोला। तब तो शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। उनसे किले के विषय में नई जानकारियां प्राप्त होगी। विजय उत्साह से बोला। पर आप ना उनसे सावधान रहना। प्रोफेसर बहुत ही बदमिजाज किस्म का घाघ व्यक्ति है। मुझे तो शक है कि प्रोफेसर शोध के बहाने राजा कनकपाल का गुप्त खजाना ढूंढ रहा है। जगजीत रहस्यपूर्ण स्वर में बोला। तुम ये कैसे कह सकते हो? विजय ने प्रतिवाद करते हुए पूछा। अरे खजाने का लालच नहीं तो और क्या है, वरना कौन लगातार सर्दी गर्मी बरसातें झेल कर साल भर शोध के लिए तंबुओं में पड़ा रहेगा। जगजीत जोर देकर बोला। विजय ने आगे इस प्रकरण पर कुछ न कहा। कुछ देर जगजीत के साथ अन्य बातें करने के बाद वो घर लौट आया। रात भोजन के बाद उसने प्रोफेसर भार्गव का जिक्र अजय सुनीता से किया। अरे हाँ, उनके विषय में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। प्रोफेसर लगभग 1 साल से यहीं पर हैं। सुनते हैं कि वो कोई शोध ग्रंथ लिख रहे हैं। सुनीता प्रोफेसर का जिक्र आने पर बोली। जगजीत कह रहा था कि प्रोफेसर गुप्त रूप से खजाने की तलाश में है। विजय ने बताया। उसका कहना सही हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर दिन भर अपने सहायकों के साथ किले और उसके आसपास ना जाने क्या खोजता फिरता है। सुनीता ने जगजीत की बात का अनुमोदन किया। हमें प्रोफेसर भार्गव से शीघ्र ही मिलना चाहिए, विजय बोला। बच्चों ने अगले दिन ही प्रोफेसर भार्गव से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह नाश्ते के बाद तीनों बच्चे प्रोफेसर से मिलने पहाड़ी पर जा पहुंचे। प्रोफेसर अपने तंबू के बाहर एक कुर्सी पर बैठे नजर आए। वे सिगार पीते हुए एक नक्शे को देख रहे थे। उनके दोनों सहायक वहां नजर नहीं आ रहे थे। बच्चों को वहां आया देखकर प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने अपना नक्शा समेट लिया और उनकी ओर सवालिया नजरों से देखा। सुनीता ने उन्हें अपना परिचय दिया। प्रोफेसर ने उनमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो तुम लोग शहर से किला देखने आए हो? वो विजय और अजय से बोला। कल तुम ही लोग किले के आसपास घूम रहे थे। कहो, किला पसंद आया? प्रोफेसर के स्वर में उदासीनता थी। हाँ, बहुत। ये किला। विजय अजय ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि प्रोफेसर बीच में ही बोल पड़े। ये किला है ही ऐसा। मैं इस किले पर अरसे से शोध कर रहा हूं। इसके बारे में जितना जानो उतना ही कम है। ये मुझे अवश्य ही प्रसिद्धि दिलाएगा। कहते हुए प्रोफेसर की आंखें चमक उठी। इस किले पर अपने शोध कार्य के विषय में कुछ बताइए, विजय ने आग्रह किया। माफ करना, अभी मेरे पास समय नहीं है।
मुझे बहुत से अन्य कार्य करने हैं। प्रोफेसर ने सिगार फेंकते हुए रुखाई से कहा। उन्होंने अपना नक्शा उठाया और तंबू की ओर जाने लगे। प्रोफेसर भार्गव के ऐसे रूखे व्यवहार पर बच्चे हैरान रह गए। उन्हें प्रोफेसर से ऐसी उम्मीद ना थी। अजय का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। और आपके खजाने की खोज कहाँ तक पहुंची? अजय ने चिढ़कर अटपटा सवाल किया। सुनकर प्रोफेसर को झटका लगा। वो चलते चलते रुक गए। खजाना? कैसा खजाना? उसने तमक कर पूछा। वाह, आप यहाँ अरसे से हैं और आपने राजा कनकपाल के खजाने और उसकी पहेली के बारे में सुना तक नहीं। आश्चर्य है। अजय व्यंग से बोला। ये खजाना वजाना, वो पहेली वहेली सब बेकार की बकवास है। किले में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर क्रोधित स्वर में बोला और तंबू में घुस गया। अंदर से उसके बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों बच्चे निरुत्साहित वहां से वापस लौट पड़े। अजय, तुम्हें प्रोफेसर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, विजय बोला। और क्या करता? वे तो सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। मुझसे ऐसा रूखा व्यवहार सहा नहीं गया। अजय बोला। तुमने ठीक ही किया। सुनीता बोली। खजाने की बात सुनकर वो कैसे भड़क गए? मुझे तो लगता है कि वे खजाने के विषय में जरूर कुछ जानते हैं। विजय बोला और फिर सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया और बोला, हमें प्रोफेसर भार्गव पर नजर रखनी होगी। अगले दिन से बच्चों ने प्रोफेसर और उनके सहायकों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रोफेसर की गतिविधियां सुबह सवेरे से ही शुरू हो जाती थी। नाश्ते आदि के बाद वह अपने सहयोगियों के साथ सीधे किले की ओर प्रस्थान करता। वे अपना लगभग सारा दिन किले व उसके आसपास व्यतीत करते। प्रोफेसर कभी महल की छत पर दूरबीन लिए घूमता फिरता नजर आता तो कभी किले की दीवारों को सहायकों की मदद से नापता दिखता, पर अधिकांश समय पर वह अपनी ड्राइंग शीट पर झुका कुछ चित्र सा बनाता दिखाई पड़ता। विजय का अनुमान था कि वो किले के नक्शे बना रहा था। उसकी लाल रंग की ड्राइंग फाइल हमेशा उसके साथ ही नजर आती। इतने दिनों तक सावधानी से उनका पीछा करने पर भी कोई ऐसा तथ्य बच्चों के हाथ ना लगा जो प्रोफेसर के खजाने ढूंढने की प्रगति के बारे में ठोस सबूत देता। प्रोफेसर के पास कभी कोई खुदाई आदि का सामान भी नजर नहीं आया, पर बच्चे बिना निराश हुए अपने काम में जुटे रहे। एक सुबह प्रोफेसर तेजी से किले की तरफ जाता दिखाई दिया। उसके सहायकों ने बांस की एक लंबी सीढ़ी उठा रखी थी। तीनों तेज कदमों से महल की ओर चले गए। जब वे काफी देर तक वापस ना लौटे तो विजय ने महल की तरफ जाने का निश्चय किया। अजय सुनीता को वहीं रुकने का निर्देश देकर वो महल की ओर बढ़ चला। ऊपर पहुंचकर उसने दबे पांव महल का चक्कर लगाया। वहां कोई ना था। सहसा उसे थोड़ी दूर से कुछ आवाजें आती दिखाई दी। उसने कान लगाकर सुना। आवाजें कैद खाने की तरफ से आते प्रतीत हो रही थी। वह सावधानी पूर्वक उस ओर बढ़ा। पेड़ों की झुरमुट को पार करते ही उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कैद खाने के टूटे द्वार के समीप ही प्रोफेसर का एक सहायक बैठा था। नाटे कद का वो सहायक अपनी सतर्क निगाहों से इधर उधर देख रहा था। विजय काफी देर तक उसके वहां से हटने की प्रतीक्षा करता रहा, पर वो वहां से टस से मस ना हुआ। ओह, तो इसे पहरेदारी पर बिठाया गया है। अंदर घुसने का कोई मौका नहीं। विजय निराशा से बुदबुदाया और फिर वापस अजय और सुनीता के पास लौट आया। तीनों किले की दीवार के पास छिपे उनके लौटने का बेताबी से इंतजार करने लगे। काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद दोपहर ढले प्रोफेसर और उसके सहायक लौटते नजर आए। वे पसीने से तरबतर थे। बच्चों की उपस्थिति से अनभिज्ञ व उनके करीब से गुजर गए। बच्चे उन्हें दूर तक जाता देखते रहे। अरे, ये अपनी सीढ़ी कहां छोड़ा है? सासा याद आने पर विजय बोला, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। अजय और सुनीता बोले। तीनों कैद खाने की ओर लपके। कैद खाने में सीढ़ी नहीं थी।
उन्होंने पूरे महल का चप्पा चप्पा छान मारा, पर सीढ़ी वहां कहीं नहीं मिली। उन्होंने बावड़ी व उसके आसपास भी देखा, पर उन्हें सीढ़ी वहां भी कहीं नजर नहीं आई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये सीढ़ी कहां गायब हो गई? तीनों असमंजस में पड़ गए। कुछ देर और खोजबीन करने के बाद जब उन्हें सीढ़ी ना मिली तो वे हैरान परेशान खाली हाथ घर लौट आए। रात के भोजन के बाद उनकी मंडली विचार विमर्श हेतु बैठी। ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर के कार्यकलाप तो समझ में ही नहीं आ रहे। सुनीता असमंजस से बोली। हाँ, इतने दिनों तक पीछा करने के बावजूद भी कोई ठोस जानकारी हमारे हाथ ना लग पाई है। हम अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहे हैं। अजय ने भी परेशान स्वर में सुनीता का समर्थन किया। प्रोफेसर के कार्यकलापों का सही सही पता लगाने के लिए अब एक ही तरीका शेष रह गया है। सोच में डूबा विजय बोला। वो क्या? अजय और सुनीता ने उत्सुकता से पूछा। हमें प्रोफेसर के तंबू में चुपके से घुसकर उनके सामान की तलाशी लेनी होगी। वहीं से कोई सूत्र हाथ लग सकेगा। विजय ने तरकीब बताई। योजना सभी को पसंद आई।